जय भीम साथियों, आज हम इस देश में जिस विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, 70 साल में जो संविधान के साथ खिलवाड़ होती रही है उसका परिणाम है। आज हम इस देश के प्राइम मिनिस्टर को अगर कुछ भी कहते हैं तो वो हमारे संविधान का सहारा लेकर के, ये संविधान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ करके आज जिस तरह से उसका रूप बदला जा रहा है, इसमें राष्ट्रपति से लेकर के एक मजदूर और किसान तक सबकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने अपनी जगह पर रहते हुए अगर ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभाया तो आने वाला इतिहास राष्ट्रपति से लेकर के मजदूर तक को भी माफ़ नहीं करेगा। इनके नाम से कहीं न कहीं कोई न कोई टिप्पणी जरूर करेगा। साथियों, आज हम जिस संघर्ष में उतरे हुए हैं, आज मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूं हम एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी का। उन्होंने मुझे यहां पर बुलाया। उनकी पार्टी जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। हमारे बीच में संयुक्त किसान मोर्चे के अनुराग जी हमारे बीच में रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारे बीच में संयुक्त सिख यूनाइटेड सिख आंदोलन में हमारे सक्रिय हैं। और मैं लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए, जो शरद यादव गुट का है, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आप लोगों के बीच में आके मुझे दो शब्द कहने का मौका मिल रहा है। साथियों, आज देश सरकारें, जो इलेक्टेड सरकारें हैं, वो ही नहीं चला रही। आज हमारे देश की न्यायपालिका भी कहीं न कहीं अपने आप को असमंजस में पाती है और उसके निर्णय भी सरकार पर प्रश्नवाचक नहीं होते हैं, वो सरकार की सहयोगी नजर आती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस देश की न्यायपालिका को भी ठीक उसी तरह का होना चाहिए। जिस तरह से लोकसभा में जातियों के आधार पर रिप्रेजेंटेशन है, अब आप ये कहते हैं कि आरक्षण, भाई लोग न्यायपालिका में तो आरक्षण नहीं है। आप हमें बताएं, आपने कौन सी नीति अपनाई है जिससे देश के हर वर्ग को न्यायपालिका में रिप्रेजेंटेशन मिल सके? अगर वो नहीं मिल रहा है तो मैं मानता हूं कि हमारे देश की न्यायपालिका ईमानदारी से सिलेक्शन नहीं करती है। और इसी का परिणाम है कि 70 साल के बाद ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, हम किसी के भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। स्थिति क्या आई है, कोई एक जाति वर्ग जिसको अंग्रेजों ने कहा था कि इसमें न्याय करने की नियत नहीं, और वो समाज इस देश को कभी भी देश बनने नहीं देगा। एकजुटता की कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसने बांट के रखा है, घृणा का जहर फैला रखा है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के एक बहुत बुजुर्ग नेता, जिन्हें अब एक नया नाम दिया गया है, छत्तीसगढ़ का पेरियार, उन्होंने एक आंदोलन चलाया, उन्हें उसके लिए जेल भेज दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं देश की सरकार, देश की न्यायपालिका, देश की जनता के सामने कि जो गरीब है उसको बांटता कौन है? ये जातियों का घृणा फैलाता कौन है? अगर ये जातियों का घृणा एक विशेष वर्ग फैलाता है तो आज हमारी जिम्मेदारी बन गई है कि हम लड़ाई लड़ें 97% पब्लिक की। 97% जनता वो है जो इनकी शिकार है। उन्हें विभिन्न वर्गों में विभिन्न अहंकार और घृणा के बाजार में इन्होंने बांट रखा है। हमें इस लड़ाई को चिंतन के साथ लड़ना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि आज देश बेचा जा रहा है। देश बेचा क्यों जा रहा है? दरअसल जितनी भी हमारी नवरत्न इंडस्ट्रीज थी, जिनसे कमाई होती थी, उसे तो इस मोदी बीजेपी सरकार ने पहले बेच ही दिया। अब आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत 100 से ऊपर चली गई है। ये क्यों गई है? दरअसल सोर्स ऑफ इनकम कोई है नहीं, तो इसी तरह के टैक्स बढ़ाए जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करते हुए अपने लिए नया विशेष विमान खरीद के लाएंगे और उस विशेष विमान के नाम पर राष्ट्रपति को भी देंगे। एक विमान राष्ट्रपति के लिए हो गया हजारों करोड़ का, एक प्रधानमंत्री के लिए हो गया। उनकी ये अय्यासी पूर्ण जो जीवन जीने का उनका जो तरीका है, जनता सड़कों पर उतरकर, किसान आज त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री रोज सजे हुए नए वस्त्रों में, नए आभूषण में, नए अपना रूप लेकर के प्रकट हो रहे हैं। और ये नीति और नियत इस देश के सभी ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी और सब, और ये आपका मीडिया, ये सब मिलकर के इस देश को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं। ये आज सोच रहे हैं कि आज जो हम ऐशो आराम की जिंदगी जी लें सो जी लें,
इन्हें ये नहीं पता है कि कल भी आएगा और इन्हीं की औलादें होंगी जो सड़कों पर होंगी। अगर इस देश में अत्याचार का कोई भी रूप आया, संघर्ष का कोई रूप आया, तो आप क्या सोचते हो इनके घर बिल्कुल बचे रहेंगे और हमारी झोंपड़ियां ही सिर्फ जलाई जाएंगी? जाति के नाम पर कितना भी अहंकार मचा लो, हम ये चाहते हैं किसी भी आंदोलन में कहीं भी खड़े होकर हमें न्याय व्यवस्था में सबसे पहले न्याय चाहिए। और पहला न्याय हमें ये चाहिए कि हमारे न्यायाधीश हों। और ये लड़ाई मेरी आज से नहीं, मेरे पैदा होने से पहले अंग्रेजों के सामने भी यही लड़ाई थी। और अंग्रेजों से यह कहा जाता था कि अंग्रेज भारत की भूमि में भारत की जनता के साथ न्याय ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं, इसलिए भारतीयों को न्यायाधीश बनाया जाए। तभी अंग्रेजों ने कलकत्ता के उसमें कहा था कि एक जाति विशेष वर्ग है जिसे ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें ये मानसिकता ही नहीं है, क्योंकि ये न्याय की मानसिकता नहीं रखती है। इसलिए उन्होंने कहा था कि इनको जज नहीं बनाया जाए, इस देश में अन्य वर्गों के लोगों को जज बनाया जाए। लेकिन आज हम देख क्या रहे हैं, 70 साल में देश की न्याय व्यवस्था में, देश की ब्यूरोक्रेसी में 65% के लगभग सिर्फ एक वर्ग आ गया। और इसके लिए भड़काया किसको जाता है? दलितों के अगेंस्ट में क्षत्रियों को भड़का दो, और किसी बिजनेसमैन के अगेंस्ट में बनियों को भड़का दो, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करा दो, जातियों के नाम पर दलित और पिछड़ों को लड़ा दो। ये सब जो काम किए जाते रहे, ये छद्म भेष में ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं करती रही हैं। और उसी का आज आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा सम्मेलन बुलाकर ये कहा जा रहा है कि फलानी पार्टी के साथ ब्राह्मण जाएगा, फलानी पार्टी के साथ ब्राह्मण जाएगा। अरे मूर्ख मत बन जाना, ये ब्राह्मण कहीं नहीं जाएगा, ये सब बीजेपी के लिए जाएगा। और ये छद्म रूप में आपको धोखा देने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस देश को जाति धर्म के नाम पर जब बांटा गया है, तो सवाल भी जाति और धर्म के नाम पर पूछा जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं वो कौन सा ऐसा भगवान है जिसने ये प्रस्तुत किया, कौन सा ऐसा नियम है जिसमें यह कहा गया हो कि क्राइम आज होता है और उस क्रिमिनल को सजा नहीं मिलती है, लेकिन उसके जो परिणाम निकलने वाले हैं उनको आप न्याय दे देते हैं? कौन सा ऐसा भगवान है? तो साथियों, आज जो देश बिक रहा है, इस बिकने के पीछे बिल्कुल जाति मानसिकता है। इस देश को बर्बाद करने के लिए आरक्षण के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है। इस देश को अगर बर्बाद कर रहा है, सिर्फ 3% एक समाज है जो इस देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। हमें उस 3% को जागरूक करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में तैयार होना चाहिए। और हमें 97%, कौन कहता है कि 85% अकेला शोषित है? कौन सा छत्री है जिनके अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और जज बने हुए हैं? कौन से उन लोगों को फायदा ऐसा अलग से मिलता है? आज उसे भी छला जा रहा है, बनिया को भी छला जा रहा है। समाज पूरी तरह से नपुंसक होकर के अपने घरों में बैठा हुआ है और एक 3% ऐश कर रहा है, मजे कर रहा है। हमें इनको उजागर करना होगा और इनके अगेंस्ट में लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हमें उस न्याय व्यवस्था के अगेंस्ट भी खड़ा होना पड़ेगा जहां पर हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है। कौन सा ऐसा जज है, कौन सा ऐसा नियम कानून बना हुआ है जिसमें अनुसूचित जात और जनजात और पिछड़े वर्ग के बच्चों के साथ में अन्याय होता रहेगा और वो चुप रहे? इसके लिए निकलो सड़कों पर और न्यायपालिका से पूछो कि हमारे जज क्यों नहीं बनते हैं। तुमने अपना एक अलग से वो बना रखा है, बाप के नाम पर बेटा बन जाता है हाई कोर्ट का जज। किस आधार पर? उसका कोई आधार होना चाहिए। क्यों नहीं ये आवाज बुलंद करते हो? जिस दिन इस देश में न्यायपालिका ईमानदार हो जाएगी, हम आपको बता रहे हैं, उस दिन मीडिया भी ईमानदार हो जाएगा। जिस दिन इस देश की न्यायपालिका ईमानदार हो जाएगी, उस दिन देश का संविधान लागू हो जाएगा। जिस दिन इस देश की न्यायपालिका में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, इस देश की व्यवस्था ईमानदारी से चलने लगेगी और देश देश बन जाएगा। लोगों को न्यायपालिका का डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है कि यह न्यायपालिका संविधान विरोधी और जाति विरोधी के नाम पर विशेष वर्ग को विशेष आरक्षण दिए हुए है, उन्हें लाभ पहुंचाती है। अगर ऐसा नहीं है तो नंद किशोर को जेल जाते हैं, संविधान को जलाने वालों पर अभी तक क्यों कुछ नहीं होता है? क्यों हाथरस की लड़की को ले जाकर के जला दिया जाता है, उसके ऊपर न्यायपालिका एक्शन नहीं लेती है? क्यों इस देश में, दिल्ली में एक लड़की जिसके साथ बलात्कार होता है, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं जाति के नाम पर, और एक गरीब की लड़की है उसके लिए कोई कुछ भी साधन नहीं दिए जाते? तो इस देश प्रदेश का मुख्यमंत्री एक लड़की के लिए स्वयं आगे आकर के 1 करोड़ रुपए का ऐलान करता है, दूसरी लड़की के लिए 10 लाख का करता है। क्या उसके शरीर के वो अंग अलग थे? क्या उसके साथ अन्याय हो रहा था वो अलग था? उसकी पीड़ा क्या कम थी?
इसके लिए मैं कहता हूं कि आज जो केजरीवाल है वो भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, वो भी उसी खून में पला हुआ एक सपोला है। इससे भी बच के रहना, ये डसेगा तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा। और सच में ये समाज अब ये जो डसा जा रहा है महसूस नहीं कर पा रहा है। इसलिए अब आह्वान करो कि निकलो घरों से बाहर, हर व्यक्ति से सवाल करो कि हमारे अधिकार क्यों नहीं हमें मिल रहे मानवता के, चाहे वो कोई भी हो, उससे ये सवाल करिए। और इन गद्दारों को मिटाने के लिए अगर हमारी सरकार आती है तो मैं तो एक सोचा समझा बिल्कुल शुद्ध कानून जो संविधान में है कि एक तो जो विप का डर बना रखा है लोकसभा में, उस विप के को न्यूट्रलाइज करके हम ईमानदारी का वो विप लाएंगे जो समाज और देश के लिए समर्पित हो। दूसरा, न्यायपालिका में हम अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सभी वर्गों के लोगों का उनकी जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिससे हर गरीब को उसकी मानसिकता के अनुसार उनके साथ में जज हो, न्याय मिल सके उन्हें। तीसरा, हर जो शिक्षा का स्तर है, हम शिक्षा को मैकाले की उसी नीति पर लाएंगे जहां गरीब और अमीर के बच्चे एक स्कूलों में पढ़ते थे। ये विघटनकारी एजुकेशन सिस्टम को हम खत्म करके इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को देंगे। हम महिलाओं को सुरक्षा भी देंगे, उन्हें शिक्षा भी देंगे और उन्हें अधिकार भी देंगे, जिससे वो इस मानवीय अत्याचारों से अपने आप को आजाद कर सकें। ये हमारी नीतियां होनी चाहिए। हम किसानों के साथ हो रहा है जिस तरह का ये इस समय अत्याचार है, इससे बड़ा किसानों के साथ और कोई अत्याचार हो नहीं सकता है। और अगर न्यायपालिका इसके लिए आज तैयार हो जाए और सरकार से ये पूछे, ये किसान इतनी बर्बादी के साथ में सड़कों पर क्यों इतने 9 महीने से पड़े हुए हैं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं 3 दिन के अंदर सरकार ये कह देगी साहब इसका ये कारण है। और किसान जाकर के जब उनके सामने कहेंगे साहब इसमें ये बुराई है, तत्काल इसका निराकरण हो सकता है। लेकिन इन सब ने अपने कानों में तेल डाल के अपने सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये आपस में बटे हुए लोग, ये एक दूसरे का गर्दन काटने के लिए जाति और धर्म के नाम पर खड़े हुए लोग, तो उन्हें कोई डर नहीं लगता है। इसीलिए उनका एक नेता अटल बिहारी वाजपेयी कहता था, उसकी एक कविता है, इसको जरूर ध्यान रखिए कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि मैं लड़ूंगा ही नहीं, और जब मैं लड़ूंगा ही नहीं तो मेरी हार क्या होगी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। इस पर मैंने उन्हें एक कविता लिख के दी थी कि अटल जी आप ये इसलिए कहते हो कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, बस माया मुलायम तुम लड़ते रहो। माया मुलायम का मेरा मतलब था एससी और ओबीसी, कि बस माया मुलायम तुम लड़ते रहो, तो मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, और वतन बेच दूंगा, चमन बेच दूंगा, जो बेच रहे हैं, वतन बेच दूंगा, चमन बेच दूंगा, बस माया मुलायम तुम लड़ते रहो, मतलब ओबीसी एससी तुम आपस में लड़ते रहो, मैं शहीदों का कफन बेच दूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। मस्जिद को तोड़ दूंगा, मंदिर को तोड़ दूंगा। अगर बाबरी मस्जिद थी या मंदिर था, कि मस्जिद को तोड़ दूंगा, मंदिर को तोड़ दूंगा, बस एससी ओबीसी तुम लड़ते रहो, मैं संविधान तोड़ दूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो आज जो आपके सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है वो है अपने अधिकारों के लिए जागना। पार्टी कोई भी हो सकती है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका भाई अगर आपके बीच में से लड़ रहा है और आपको लगता है कि इसने जीवन में संघर्ष किया है, आपको लगता है कि ये आपको आजादी की तरफ ले जाएगा, आपको तन मन धन से उसके पीछे खड़े होना चाहिए। ये आज के वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के वोटर की है, क्योंकि आज इलेक्शन बहुत महंगा है। क्यों महंगा है? इसमें सबकी मिलीजुली सरकार है। चाहे वो न्यायपालिका के पास जाओ, वो कहते हैं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन के पास जाओ, वो भी कहता है हम कुछ नहीं कर सकते। हमें एक इलेक्शन कमीशन को बता रहे हैं आप ईवीएम चलाते हो ना, चलो भाई चला लो, लेकिन ये राष्ट्रीय चिन्ह है, आपने हर पार्टी को एक राष्ट्रीय चिन्ह दे रखा है, आप इसे खत्म कर दीजिए। आप इसको इंडिपेंडेंट के साथ में इंडिपेंडेंट हर विधानसभा लोकसभा में इंडिपेंडेंट चुनाव चिन्ह दीजिए और वो लड़ाई लड़िए। फिर अगर हमें राष्ट्रीय स्तर पर एक चिन्ह मिल जाता है तो बेईमानी के लिए एक लॉक करने पर ही, आईटी आजकल इतना डेवलप्ड है कि कहीं पर भी एक जगह हेरा फेरी कर दो, 300-400 सीटों पर उसका फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप हर सीट पर कितनी बेईमानी करोगे तो आप इलेक्शन का जो चिन्ह है
वो आप लोकल स्तर पर हर लोकसभा का अलग से, हर विधानसभा का अलग से आप उस समय आवंटित करिए जब इंडिपेंडेंट को साथ में आवंटित करते हैं। देखते हैं लड़ाई कौन जीतता है। इलेक्शन कमीशन के लिए मेरा ये सजेशन है, और ये आपस में किसी साथी ने मुझे बताया था, मुझे उचित लगा। और इन सब बातों के बीच में मैं आज फिर आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि देश की इस आज़ादी के लिए आपको खुद निकलना पड़ेगा। अगर आप अपने लाभों को देखकर घर में चुप बैठे रहेंगे तो ये देश इस समय ऐसे लोगों के हाथ में है जो ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये भ्रष्टाचार में नहीं है। भ्रष्टाचार तो छोटी चीज है, ये देश को बर्बाद करने वाले वो सौदागर हैं, ये देश को बर्बाद कर चुके हैं। और यहां से जब दूसरी भी सरकार आएगी उसके सामने भी प्रश्न चिन्ह होंगे, लेकिन अगर वो सरकार ईमानदार लोगों के हाथ में आई तो वो अपने आप को फिर डेवलप कर लेगी। इन्हीं सब बातों के बीच में इस देश के प्रधानमंत्री को मैं लानत भेजता हूं, जिसने इस देश की पूरी जनता को आज बेचकर, देश को पूरे को बेचकर अपने चंद गुर्गे और दोस्तों के साथ में जिन गुजरातियों को वो बेच रहा है, ये देश को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा छलावा है। कल जब ये नहीं होगा, इसके नाम से लोग थू थू न करें। मैं आज भी उसे कहता हूं कि तेरा कल ही जन्मदिन गया है, आज भी सुधर जा, वक्त अभी बाकी है, अभी सुधर जाओगे, शायद देश तुम्हें याद रखेगा। वरना आने वाले समय में इतिहास इस बात का गवाह होगा कि तुम्हारा नाम लेवा कोई नहीं मिलेगा। धन्यवाद।